बच्चों, तो हम लोग आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन या शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत सारी बात हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक है हमारा आज का, कौन सा, रक्त का स्कंदन या बोल सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कल ब्लड ग्रुप पढ़े थे उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, ठीक है। इफ मतलब यदि एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? पिता का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ये सवाल में पूछा गया है ना, क्या होना चाहिए। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया है, तो बच्चे मतलब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यहाँ पर दिया है क्या, ओ। और ओ आने के लिए हमारे पास में जीनोटाइप जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए आई नॉट होना चाहिए, तभी तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो पाएगा। तो आई नॉट होने के लिए यहाँ पर इसके फादर एंड मदर का ब्लड ग्रुप को हम देखेंगे, तभी तो दोनों के ब्लड ग्रुप के हिसाब से इसका ब्लड ग्रुप आया होगा। तो कहीं ना कहीं एक आई नॉट तो इनके पास में होगा, एक आई नॉट, तभी तो इसके पास में जाएगा। क्योंकि जब गेमेट फॉर्मेशन होती है तो आई नॉट होना जरूरी है, एक में और दूसरे में भी होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, होमोजाइगस वाला आई नॉट है, ठीक है। तो देखें, एक आई नॉट तो हो गया। अब इस आई नॉट के साथ में या तो फिर क्या हो सकता है, आई ए हो सकती है, आई नॉट के साथ में आई बी हो सकती है, या आई नॉट के साथ में आई नॉट भी हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बोला जाए कि एक आई नॉट तो रहेगा, लेकिन दूसरा तरफ वाला जो है ना क्या होगा, आई ए आई बी आई नॉट हो सकते हैं। इधर देखें, सेम कहानी इसके लिए भी है, इधर भी या तो आई नॉट के साथ आई ए हो सकता है, या आई नॉट के साथ में आई बी हो सकता है, या तो फिर आई नॉट के साथ में आई नॉट भी हो सकता है। तो देखें इधर ये जो मेल है उसका इन दोनों के हिसाब से यदि देखेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो बी होगा। और इन दोनों के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होंगे, ठीक है। और इधर भी देखें, इधर भी क्या होगा, आई ए आई नॉट के हिसाब से ए ब्लड ग्रुप होगा, आई बी आई नॉट के हिसाब से बी ब्लड ग्रुप होगा, और इधर आई नॉट की वजह से ओ ब्लड ग्रुप होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस मेल एंड फीमेल में हम डायरेक्टली बता नहीं सकेंगे कि इसका ए होगा, बी होगा, ओ होगा। वो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। मतलब दोनों का पेयर हो सकता है, या तो ये दोनों में ए हो सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब माता पिता में दोनों में क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। कौन सा कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस है ये, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कभी भी नहीं होगा ना ए वाला, क्यों, क्योंकि एक आई नॉट हमेशा चाहिए ही होगा, ठीक है। उसके अलावा दोनों में क्या हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं। देखो इसमें भी बी है, इसमें भी, तो बी भी कौन से वाले कंडीशन में हो सकते हैं, ये भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। और दोनों में ओ भी हो सकता है, तो ओ हमेशा किस में रहता है, तो ओ रहता है होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस का मतलब सेम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन समझ आया होगा कि क्या क्या बोले। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन कैसे है उसके हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं कि माता और पिता का है ना जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन देखें, यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है लेकिन हेट्रोजाइगस में, तथा पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसके बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या होंगे, बीजी क्या होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि क्या बताना है हमें, ठीक है। तो हमें दिया है माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी। तो बी आने के लिए यहाँ पर आई बी या तो फिर आई बी आई नॉट रहते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन खुद ही बोल दिया है कि ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोल दिया, तो बताओ ये तो होमोजाइगस है, ये तो होमोजाइगस है,
लेकिन ये वाला क्या है, तो ये वाला क्या है, हेट्रोजाइगस है, मतलब दोनों अलग अलग जब दिखाई देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। तो हम यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप यदि दिया है किसका, फीमेल का या माता का, तो उसका ब्लड ग्रुप को आने के लिए, बी आने के लिए यहाँ पर आई बी आई नॉट टाइप का बता दिया गया है। अब इसका जो है ना हस्बैंड है इस माता का, मतलब इसका पिता जो है ना, उसका ब्लड ग्रुप जो रहेगा क्या है, ओ है। तो ओ आने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए रहता है, आई नॉट, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ आने के लिए आई नॉट होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आई बी आई नॉट बनेंगे। देखो चूंकि ये होमोजाइगस जब भी रहते हैं, तो होमोजाइगस रहता है तो कोई एक आई नॉट आती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं। अब देखना इस आई बी का इस आई नॉट के साथ होगा तो आई बी आई नॉट बनेंगे, उसके अलावा इसका आई नॉट का आई नॉट के साथ में होंगे। तो देखो यहाँ से बी ब्लड ग्रुप बना और इधर से क्या बन जाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप बनेंगे। बाकी और भी क्रॉस कराएंगे तो भी वैसे ही बनेगा, मतलब आई बी आई नॉट बनेंगे, एक और के साथ कराएंगे तो फिर से आई नॉट बनेंगे। मतलब कुल मिलाकर बोला जाए तो यहाँ से बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप ही बनेंगे। मतलब बोला जाए कि इसके बच्चे में, इस बच्चे में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है वाला रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा और ओ हो जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन में मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर नहीं वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप क्या होंगे ऐसा बोला है, और क्या नहीं होंगे भी बोल सकते हैं, और क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे और क्या होंगे ये दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, है ना। तो क्या होंगे वाले में तो बता दिया, चाइल्ड में इस टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है, जबकि क्या नहीं होंगे, तो यहाँ से ए नहीं होगा और ए बी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 4 ही टाइप का ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो होंगे या नहीं होंगे वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि पिता बी ब्लड ग्रुप के लिए, यदि पिता बी ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस है ना, पिता बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या है, होमोजाइगस है, तथा उसके माता, उसकी नहीं, तथा माता लिखेंगे, उसकी नहीं, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बच्चे में, तो उसके बच्चे में पहला ओ बी जी होने की प्रायिकता बताना है, होने की प्रायिकता, ओ ब्लड ग्रुप होने की प्रायिकता। दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बताना है, होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बी ब्लड ग्रुप होने की प्रायिकता, बी ब्लड ग्रुप होने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन पूछ दिए हैं एक ही में। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है ना, क्या कि पिता है तो पिता का क्या है, पिता का बी ब्लड ग्रुप है, तो बी के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे बी ब्लड ग्रुप है पिता का, लेकिन यहाँ पर एक टर्म दे दिया है क्या, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में है ना बी ब्लड ग्रुप आने के लिए आई बी या तो फिर आई बी आई नॉट वाला है ना जीनोटाइप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होमोजाइगस बोल दिया है तो ये होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल दिया है। यदि क्वेश्चन नहीं बोलता तो बी ब्लड ग्रुप का है करके बोलते तो ये दोनों में से हमें किसी को लेना पड़ता, तो क्वेश्चन खुद ही बोल दिया है, ठीक है। तो एक इसका है पिता का, दूसरा हम लोग देखेंगे किसका, माता का। तो माता का देखेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, तो ए बी है यहाँ पर, तो ए बी आने के लिए यहाँ पर जीनोटाइप को आई बी और है ना आई ए आई बी होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जीनोटाइप बनाएंगे, तो आई बी का क्रॉस कराएंगे हम लोग किसके साथ में, आई बी के साथ। क्योंकि ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस में कोई एक को लिया जाता है ना दोनों में से, तो हम लोग दोनों को है ना कोई एक को लेने वाली बात नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर आई बी हो जाएगा। अब इसी आई बी का इस आई बी के साथ में, तो आई बी हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका इसके साथ कराएंगे आई बी हो जाएगा, और इधर से आई बी हो जाएंगे। तो टोटल 4 टाइप आप जीनोटाइप बनेंगे,
तो देखो इसकी वजह से कौन से ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ए बी, इसकी वजह से हो जाएंगे बी, इसकी वजह से भी क्या हो जाएंगे ए बी, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हुआ कि ए बी वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है और ए बी वाला आ रहा है 2 बार आ रहा है मतलब 50%, और बी वाला भी आ रहा है 2 बार तो ये भी 50%। मतलब हम बोल सकते हैं ए बी की बात करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50% प्रोबेबिलिटी है ए बी आने की। और दूसरा बी की बात करेंगे तो बी भी 2 है, कितने में से 4 में से, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे भी 50%। बाकी और ए बी और बी ही बस क्या है 50% है, तो ए बी क्या है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर है कितने परसेंट 50% ए बी आने की प्रोबेबिलिटी है, और बी आने का भी कितना है 50%, जबकि ओ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0% है। प्रायिकता 0 आया ही नहीं, ओ ब्लड ग्रुप है ना, क्यों नहीं आया बता दिया मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे दिया था। और ये कंडीशन नहीं भी देता ना तो भी ओ ब्लड ग्रुप आता ही नहीं, ओ तो आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि ओ आने के लिए दोनों में क्या होना जरूरी है, एक ओ होना जरूरी है, जबकि इसमें एक ओ तो होता ही नहीं। इसमें ओ यदि मान लो लेते भी तो यहाँ पर ओ लेते तो क्या होता, एक में ओ आता लेकिन वो डोमिनेंसी शो नहीं करता, तो उसकी वजह से वो ब्लड ग्रुप नहीं हो पाता, तो ओ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0%। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं एकदम ईजी आते हैं, जीनोटाइप जिसको बनाने आता है वो जीनोटाइप बना देंगे, है ना, ईजी रहता है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो रक्त संवहन प्रणाली में हम लोग ब्लड क्लॉट के बारे में जानने वाले हैं, ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट, क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसके लिए एक वर्ड याद रखना है कि इसमें जो इन्वॉल्व होती है एक मुख्य आयन, इसको याद रखना। हालांकि एनसीईआरटी सबसे लास्ट लाइन में लिख के दिया है कि ब्लड क्लॉटिंग में मतलब रक्त के थक्का या स्कंदन करने में कैल्शियम की भूमिका होती है ना, तो इसकी ये बात लिखा है, तो इसका मुख्य आयन जो होता है ना ये याद रख लेना है, कैल्शियम +2 आयन रहते हैं, ये बात याद रखना। और इसको पूछा भी गया है ना, रक्त के स्कंदन में मुख्य एलिमेंट या मुख्य तत्व कौन होते हैं, कैल्शियम आयन होती है, ये जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हम लोग कि देखो जैसे ही कटिंग होता है, यहाँ पर कट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, कट लगता है तो यह हेमोस्टेसिस चोटों के माध्यम से रक्त की हानि की रोकथाम के लिए एक तंत्र है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी कहीं पर कट लगेगा तो क्या होगा, ब्लड निकलेंगे, और जब ब्लड निकलेगा तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए, अपने आप रुकना चाहिए ब्लड जो है, तो ब्लड जो है रुकता नहीं है आसानी से। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं, तो उसका हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग वगैरह सब क्या होती है उनके बारे में। तो देखें कि ब्लड क्लॉटिंग जो रहती है वो जनरली कट लगने के, है ना, कितने मिनट के बाद में 1 से लेकर 8 मिनट के अंदर में क्या हो जाती है, क्लॉट हो जाती है, 1 से लेकर 8 मिनट में पूरा क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिजीज हो जाते हैं जब, जैसे कि कौन, हीमोफीलिया जब होती है तो इसमें ब्लड जो रहता है 8 मिनट से लेकर 24 घंटे तक भी क्या नहीं हो पाता, क्लॉट नहीं हो पाता, क्लॉटिंग नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता क्लॉटिंग, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर अपसेंट हो जाते हैं अलग अलग टाइप के हीमोफीलिया में। मतलब हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी होती है, तो हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है, हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी हो जाती है, और क्लोरोफिल सी में मतलब हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है, 8 की डिफिशियंसी कमी। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी हो जाती है, की कमी, जबकि हीमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर CF11 की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसका रोमन नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं, रोमन नंबर से। तो ऐसे याद रखना है। जनरली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, ब्लड क्लॉटिंग जब होगा तो विदिन, है ना, 8 मिनट क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो इस टाइप का डिजीज है, तब जाके, है ना, इसमें बहुत सारे लॉस हो जाते हैं ब्लड का, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पूरा मैकेनिज्म जानते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे कैसे होते हैं इसके स्टेप जानते हैं पूरे, स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, स्टेप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को जानते हैं हम लोग। तो देखें
जैसे मान लो हम लोग चल रहे थे, अचानक से पत्थर या कहीं पर है ना कांटा चुभ गया, पत्थर में लग गया है ना, तो उसकी वजह से यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड जब निकलेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, तो उसको ही जानते हैं हम लोग। तो देखिए इधर साइट ऑफ इंजरी मतलब जो क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती है, क्षतिग्रस्त जगह, क्षतिग्रस्त सेल्स बोल सकते हैं, सेल्स या डैमेज्ड सेल बोलेंगे, तो वो क्या होगा, वहां से ब्लड निकलना शुरू होगा। तो क्लम्ड प्लेटलेट्स एंड द टिश्यू रिलीज्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखो क्या होंगे, ये जब निकलेंगे यहां से, तो जब निकलेगा तो क्या होगा, क्लम्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू मतलब ये है कि प्लेटलेट्स के अंदर में रहते हैं थक्का कारक, मतलब प्लेटलेट्स खुद थक्का कारक होते हैं, यहाँ पर थक्का कारक होते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, निकलने का मतलब डैमेज हो गया, अब डैमेज होने के बाद में यहाँ से रिलीज करेंगे क्या चीज को, तो उन लोग रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो कौन रिलीज करता है, जो टिश्यू डैमेज हुआ है वही रिलीज करता है प्लेटलेट्स को, और वही थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या करता है, रिलीज करेंगे। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, तो ये फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, मतलब ये क्या करती है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम या थ्रोम्बोकाइनेज में बदल जाती है। और ये कहां पर बदलती है, ये रहती कहां पर है, तो ये रहती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में रहती है कौन, प्रोथ्रोम्बिन या निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। प्लाज्मा में कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ये निष्क्रिय अवस्था में। ठीक है, इसीलिए देखना जब प्लाज्मा जहां पर लिखा है तो उसके सबसे लास्ट लाइन में ये लिखा है कुछ निष्क्रिय थक्का कारक भी उपस्थित होते हैं वहां पर, लेकिन नाम नहीं बताया है उसने, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोकाइनेज जो रहती है ये रिलीज होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आते हैं क्या, कैल्शियम आयन। तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस एंजाइम भी आती है जो क्या करती है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है। तो प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पर रहते हैं, तो ये रहती है कहाँ पर, प्लाज्मा में। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम चाहिए रहता है, जो बना रहता है किससे, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना रहता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन आती कहाँ से है, जो डैमेज क्षतिग्रस्त टिश्यू या प्लेटलेट्स जो रहते हैं ना, दोनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। ये जो क्लम्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू लिखे हैं ना, ये जो टिश्यू रहती है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, और प्लेटलेट्स भी जो रहती है थक्का कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगी। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन बदलती है थ्रोम्बोकाइनेज में, काइनेज मतलब एंजाइम, यह इसी को हम लोग प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, एंजाइम है ये क्या करती है, कन्वर्जन करने का काम करती है, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को, अब ये फाइब्रिनोजन कहाँ है, तो ये भी प्लाज्मा में है ना। तो हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, उसमें फाइब्रिनोजन के बारे में ही पढ़े थे। तो पहले वो सॉल्युबल रहती है, मतलब प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेज में रहती है सॉल्युबल, लेकिन वो बाद में बदल जाती है किसमें, फाइब्रिन के धागे नुमा संरचना में बदल जाती है, किसमें, प्लाज्मा में ही। तो ये इनसॉल्युबल हो जाती है, और इनसॉल्युबल होगी तो ये क्या करेगी, ऐसे फाइब्रिन के धागे नुमा संरचना बनाती है, ये है ना, ऐसे धागे नुमा संरचना, क्योंकि अब इनसॉल्युबल हो गई, प्लाज्मा से हट के हो गया ये। तो यहाँ पर इसी में इस फाइब्रिन वाले पार्ट में डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स भी रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं मृत, ये बात भी एनसीईआरटी ने लिखा है, मृत एवं क्षतिग्रस्त, मृत एवं क्षतिग्रस्त तत्व भी उपस्थित रहते हैं, भी उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसी में क्या हो जाते हैं, सब लोग मिलकर, मतलब बोल सकते हैं एक नाली को ऐसे मतलब नाली से पानी निकल रहा था, उसमें यदि नाली के पानी को बंद करना है तो पीछे तरफ से ऐसे कचड़ा वगैरह जब आएंगे तो धीरे 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 करके अंदर की तरफ से बंद हो जाएगा। तो वही फाइब्रिन के धागे होते हैं, यही धागे जो है क्लैम्प कर देते हैं, और इससे ही क्या बन जाता है, क्लॉट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, अब देखो फाइब्रिन इनसॉल्युबल हो गया, धागे नुमा संरचना बना दिया, जिसकी वजह से ब्लड जो निकल रहा था वो इसी में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इंजरी और डैमेज है, वेजल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो यहाँ पर सिकुड़न हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स प्लग बनाती है, और यहाँ पर फाइब्रिन क्लॉट ऐसे धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा सिक्रेट होती है, तो प्लेटलेट्स एंड क्षतिग्रस्त दोनों कोशिकाएं करती है। तो ये जो टिश्यू है ना, डैमेज्ड टिश्यू, ये डैमेज्ड टिश्यू ये भी क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, साथ में प्लेटलेट्स। इसीलिए तो हम पढ़े थे ना कि प्लेटलेट जो रहती है थक्का कारक, थक्का बनाने में हेल्प करती करके पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्योंकि यही क्या करती है, जिस टाइम में डैमेज होते हैं उसी टाइम में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, और रिलीज करके प्लाज्मा को देती है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड में रहती है प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगी, और यही इसका ही कन्वर्जन होगा किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में। और थ्रोम्बोकाइनेज में प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं इसी को, एंजाइम है ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है।
तो थ्रोम्बिन में जैसे कन्वर्ट होगा, ये फाइब्रिनोजन सॉल्युबल जो रहती है उसी को फाइब्रिन बना के धागेनुमा संरचना बना के इनसॉल्युबल कर देती है, और इसी इनसॉल्युबल वाले पार्ट में डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी ट्रैप हो जाते हैं और इसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाता है। मतलब वही है, पहले धागे बनाएंगे और धागे बनाने के बाद में जैसे धागे बन जाएगा उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आके ऐसे ऐसे यहाँ पर जैसे जैसे ट्रैप होते जाएंगे, जो डैमेज टिश्यू है तो पूरा जहाँ से लीकेज भी होता रहेगा वो भी ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट यही है। और इसमें है ना, पहले इसके पूरा क्लॉटिंग फैक्टर का पूरा वो बताते थे कितने क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होती है, तो याद रखना इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होती है। पहले इन सब का नाम भी है ना पहले याद रखते थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। तो याद रखना कि क्लॉटिंग फैक्टर की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, याद रखना 13 क्लॉटिंग फैक्टर मिलकर पूरा इसको क्लॉटिंग को करते हैं। ठीक है, और इसके लिए मुख्य आयन यहाँ पर मैं बता दिया, इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा, कैल्शियम आयन जो है उसकी जरूरत पड़ती है, क्या चीज के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे और देखें, ये सब चीज याद रखना है। यहाँ से ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, याद रखना। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का कन्वर्जन होगा फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे, यही थ्रोम्बोकाइनेज का काम होगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। और ये प्रोथ्रोम्बिन रहती है इनएक्टिव स्टेज में, निष्क्रिय रहती है, फिर इसको सक्रिय बनाती है, ये निष्क्रिय रहती है, निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, और उसको सक्रिय करने का काम किसका है, थ्रोम्बोकाइनेज का है। तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया सक्रिय, अब यही थ्रोम्बिन फिर से कन्वर्ट करेगा किसको, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। तो फाइब्रिनोजन सॉल्युबल रहती है पहले प्लाज्मा में, बाद में इनसॉल्युबल बन जाती है। तो इतने सारे स्टेप को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेंगे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करती है, तो थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आती कहाँ से, तो प्रोथ्रोम्बिन से। तो प्रोथ्रोम्बिन कैसे आती है, प्रोथ्रोम्बिन से कैसे आती है थ्रोम्बिन, तो उसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। तो थ्रोम्बोकाइनेज है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन है, तो प्लेटलेट्स और टिश्यू द्वारा रिलीज किया गया एक मटेरियल है या केमिकल है बोल सकते हैं, कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा भी। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं रक्त जमाव के चरण वगैरह के बारे में, है ना, अलग अलग होती है। तो देखिए इधर है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं चोट जिसके परिणाम स्वरूप रक्त स्त्राव होता है। तो यहाँ पर देखो ब्लड, रेड ब्लड सेल जो है बाहर, यहाँ से दोनों से ब्रेक हो गया था, यहाँ से बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और यहीं पर प्लेटलेट्स भी है, यहाँ पर देखो ये ब्रोकन ब्लड वेजल्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट जो होते हैं एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पर फाइब्रिन के धागे बनाती है। देखिए धागे नुमा संरचना है, फाइब्रिन यहाँ पर ऐसे धागे के रूप में दिखाई दे रही है, फाइब्रिन के धागे हैं, और इसी में पूरे ट्रैप हो जाते हैं कौन लोग, डेड एंड डैमेज्ड टिश्यू जो पूरे रहते हैं, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट सब आके यहीं पर डैमेज हो जाते हैं, लीकेज को रोकते हैं। फिर ये ब्लड वेजल पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है। रक्त जमाव जो हेमोस्टेसिस की ओर जाता है। हेमोस्टेसिस का मतलब ये है कि जो रक्त स्त्राव हो रहा था उससे रोकने वाली जो क्रिया है ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। चलो इसके आगे और देखते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला देखने वाले हम लोग लिम्फ के बारे में जानते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ एक्चुअल में है क्या, तो लिम्फ का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग ऊतक द्रव्य बोलते हैं। लिम्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक द्रव्य होती है। ठीक है, पहला हम लोग देखो, बेसिकली हमें इस चैप्टर में 3 चीजें के बारे में पढ़ना है। बेसिकली किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ना रहता है, दूसरा लिम्फ के बारे में पढ़ना रहता है, तीसरा सर्कुलेटरी पाथवे मतलब हार्ट के बारे में भी पढ़ना रहता है। ठीक है, तो दूसरा ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, इसको हम लोग ऑलरेडी किसमें पढ़े रहते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो देखिए इसमें क्या होती है, इसमें लसिका, लिम्फ वाहिकाएं और लिम्फ नोड्स ग्रंथियां शामिल है। मतलब देखो क्या होगा, इसमें भी जैसे ब्लड में ब्लड वेजल्स एंड हार्ट थी, वैसे यहाँ पर लसिका है ना, दूसरा लिम्फ वाहिकाएं, और तीसरा क्या होंगे, लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं। तीनों लिम्फ नोड्स को हम लोग ग्रंथियां भी बोलते हैं, लिम्फ नोड्स या ग्रंथियां शामिल होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, है ना, कहाँ पर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में जब पढ़े थे, तो उन सब में जैसे पेयर पैचेस और वो सब चीज, बहुत सारे स्प्लीन वगैरह ये सब। तो देखें, जैसे ही रक्त ऊतकों में कोशिकाओं से होकर गुजरता है, कुछ पानी और घुलनशील पदार्थों को प्लाज्मा से अंतर कोशिकीय स्थानों में फिल्टर किया जाता है ताकि ऊतक अंतराली तरल पदार्थ बन सके। इसका खनिज वितरण प्लाज्मा के समान ही होता है। मतलब देखें इधर, यहाँ पर देखो, ये मान लो क्या है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स मतलब रक्त वाहिकाएं हैं, और यहाँ पर क्या है, सेल है, कोई सेल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, ये सेल है। तो ये वाली जो जगह ब्लड वेजल्स एंड सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस। तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में आई हुई रहती है क्या चीज,
तो देखें यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थानों में फिल्टर किया जाता है, किसको किसको, तो यहां से निकल के आएंगे पानी, वाटर आएगा, पहला चीज। दूसरा, घुलनशील पदार्थों को प्लाज्मा से अंतर कोशिकीय स्थान, मतलब जो जो चीजें घुलनशील हो सकती है, मतलब जो प्लाज्मा में जो घुली हुई रहती है यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, तो सॉल्युबल मटेरियल या घुलनशील पदार्थ जो है कहां पर आती है, इस इंटरसेलुलर स्पेस में आती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक लाइन और बोलता है कि इसका खनिज वितरण प्लाज्मा के समान ही होता है। खनिज वितरण का मतलब इसमें जो भी सॉल्युबल मटेरियल में जो भी खनिज प्लाज्मा में रहते हैं, तो प्लाज्मा में हम लोग पढ़े थे क्या क्या चीज होती है, तो मैग्नीशियम +2 होते हैं, कैल्शियम +2 होती है, सोडियम होते हैं, बाइकार्बोनेट होती है SCO3- Cl-, ऐसे 5 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, तत्वों के बारे में, ठीक है। तो ये भी खनिज जो है ना किसके समान है, प्लाज्मा के समान ही खनिज पाए जाते हैं इसमें भी, ठीक है। कुछ ऊतक द्रव्य लसिका प्रणाली में प्रवेश करते हैं और उसमें ऊतक द्रव्य को लसिका कहा जाता है। यह प्रमुख नसों में वापस चला जाता है, प्रमुख नसों का मतलब वेन्स के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है। लिम्फ एक रंगहीन तरल पदार्थ होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट होते हैं। देखो ये जो लिम्फ है ना, ये लिम्फ जो होती है, पहले बात तो क्या है, रंगहीन। अब रंगहीन है तो सीधी सी बात है, इस ब्लड से, इस ब्लड वेजल्स, इसमें ब्लड में ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट थे, इस ब्लड से क्या चीज नहीं आया होगा जिसकी वजह से रंगहीन हुआ होगा, तो इसमें नहीं आई हुई रहती है क्या चीज, तो इसमें नहीं आई हुई रहती है आरबीसी। देखो लिम्फोसाइट तो है यहाँ पर, लिम्फोसाइट है मतलब क्या है, यहाँ पर WBC प्रेजेंट होते हैं इस लिम्फ में, जबकि यहाँ पर क्या नहीं है, आरबीसी नहीं होती, आरबीसी नहीं है, प्लस साथ में प्लेटलेट्स भी नहीं रहते, नहीं, क्योंकि प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेज में नहीं रहते प्लेटलेट्स, इसीलिए वो वापस इधर नहीं आ पाती, और साथ में आरबीसी भी नहीं होते, तो इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, लिम्फ में बोला जाएगा तो WBC। यही कारण के लिम्फेटिक सिस्टम जो रहते हैं, एक चीज पढ़े रहे होंगे माल्ट के बारे में, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, उसमें 50% हिस्सा बनाती है माल्ट जो होती है, तो उसमें ना WBC रहते हैं, आरबीसी नहीं होते, प्लेटलेट्स भी नहीं होते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये वाली बात। और हम यहाँ पर बहुत सारे चीज देख सकते हैं, लिम्फ वगैरह कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये थाइमस ग्लैंड है, ये पेलेंटाइन टॉन्सिल्स होती है, वो है ना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लिंट जो होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, लिम्फ नोड होती है। उसके अलावा लिम्फ वगैरह कहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे डायग्राम में यहाँ से, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड फॉर्म कैसे होती है, ये जो आर्टरीज वगैरह आई हुई है इधर से क्या गए हैं, ये जो लिम्फेटिक वेजल्स विद द लिम्फ, ये वाला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट हाई प्रेशर। तो आर्टियोल्स का हम जानते ही हैं, आर्टरी के द्वारा ही क्या होती है भाई, ये जो ब्लड प्रेशर वगैरह जो हाई रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। यहाँ पर बॉडी सेल्स है, ये बॉडी सेल्स के बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ पर इसी में ही रहती है क्या, टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पर वेन्स या वेनिकल्स के द्वारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाहर चली जाती है। ये ब्लड प्लाज्मा वाला भाग है, ये वाला ब्लड प्लाज्मा होती है, क्योंकि ये ब्लड वेजल्स है पूरे दोनों के बीच वाला। और ये जो रहती है छोटे छोटे ब्लड वेजल जो है ना, कैपिलरीज बन जाती है। आर्टरी जब आती है तो यहीं से छोटे 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 जो ब्रांचेस बनाती है, इसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ना फिर से इकट्ठा करेगी, तो ये भी कैपिलरीज, ये भी कैपिलरीज, ये भी कैपिलरीज, और सब लोग एक कॉमन से जुड़ते हैं, तो उसको लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फ यहाँ से लिम्फ से होता हुआ वो किस में चली जाती है, वेन्स में चली जाती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है ना, क्या कि देखो लसिका कहा जाता है, प्रमुख नसों में वापस चली जाती है, मतलब प्रमुख नसों का मतलब, नस मतलब क्या है, यहाँ पर वेन है, ये वेन्स में चली जाती है, ठीक है। तो ये है, इसके आगे और देखते हैं, है ना। यहाँ पर बात करते हैं लसिका के क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये क्या करती है, तो ये रक्त और ऊतकों के बीच का माध्यम है। ऊतक द्रव्य रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन आदि के आदान प्रदान में मदद करती है। सीधी सी बात है, मान लो ये सेल है और ये क्या है, ब्लड वेजल्स, है ना, ये ब्लड है, तो ब्लड ही क्या लेके आई हुई रहती है, तो ब्लड जो रहती है यही, इसके पास में क्या क्या चीज रहते हैं, ब्लड के पास में सबसे पहला बात तो गैस रहते हैं, गैस। तो गैस में कौन से, O2 CO2, है ना, तो O2 रहती है जनरली, है ना, CO2 भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन गैस में हम लोग दोनों को लिखेंगे, O2 एंड CO2 दोनों रहती गैस। दूसरा, ब्लड ही खाना लेके आती है, सेल को देना है, तो पोषक तत्व होते हैं इसमें, किसमें, ब्लड के अंदर में। उसके अलावा ब्लड ही क्या लेके आती है,
हार्मोन भी लेके आती है। क्यों? क्योंकि इंटरसेलर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, तो डक्टलेस होने की वजह से वो हार्मोन ब्लड में ही मिक्स होके आते हैं और इस सेलों को मिलते हैं। ठीक है, सेल को पूरा मिल जाती है। तो ये गैस, पोषक तत्व, हार्मोन, ये आदि सभी किसको है ना, यहाँ पर पहले आएंगे इस इंटरसेलुलर स्पेस में। तो यहाँ पर भरी हुई रहती है क्या? टिश्यू फ्लूइड, या बोल सकते हैं लसिका द्रव्य, और यही लसिका द्रव्य सेल को देता है। मतलब हम बोल सकते हैं वेटर का काम करती है। वेटर का काम मतलब यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड के पास पहले आएगा, फिर ये लाके इसको देगा, है ना। डायरेक्टली ब्लड से सेल को नहीं मिल जाती, बीच में रोग रहते हैं कौन? लसिका, ऊतक के बीच में। ठीक है, रक्त और ऊतकों के बीच में ऊतक का मतलब ये सेल है, सेल और बहुत सारे सेलों से मिलकर ऊतक बने हुए रहते हैं। ठीक है, यह यकृत में संश्लेषित प्लाज्मा प्रोटीन को रक्त में ले जाता है। यकृत में संश्लेषित प्लाज्मा प्रोटीन मतलब जो भी प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब चीज पढ़े रहते हैं ना, उनको भी देने का काम करती है कौन? लसिका। ठीक है, तीसरा, पचने वाले वसा आंतों में विलाई में लैक्टियल्स के माध्यम से वसा में घुलनशील विटामिन, हार्मोन आदि का परिवहन करता है ना। एक डायग्राम दिया है, ये इंटेस्टाइन का है। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे हम लोग, वहां पर बताते थे कि लैक्टियल क्या होती है। जब भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन है ना, डाइजेशन, तो उस टाइम में कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा प्रोटीन, ये दोनों जो रहती है ना, डायरेक्टली किसमें एब्जॉर्ब हो जाती है? एब्जॉर्ब इन ब्लड, इनटू ब्लड। ये दोनों क्या हो जाती है? डायरेक्टली ब्लड में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो फैट होती है ना, फैट या ऑयल, वो पहले, सबसे पहले लैक्टियल्स के रूप में, लैक्टियल में क्या होती है? एब्जॉर्ब, फिर वहां पर काइलोमाइक्रोन बनते हैं, मतलब इस वसा के ऊपर में प्रोटीन का ऐसा परत बनती है जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ये पहले बनती है और उसके बाद यही काइलोमाइक्रोन जो है ना ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती है। मतलब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पहले लैक्टियल करती है, लैक्टियल के बाद में ब्लड में जाती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर में एब्जॉर्ब नहीं होती वो। वही बात बताया, पचने वाले वसा आंतों के विलाई में लैक्टियल के माध्यम से, आंतों के विलाई, ये विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, और इसे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं ऐसे, छोटे छोटे और भी पाए जाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे 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 विलाई रहती है और इसमें ऐसे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट रहते हैं ऐसे। और ये लैक्टियल के माध्यम से ही वसा का क्या होता है, तो ये दे सकते हैं। हालांकि डाइजेशन चैप्टर को हटा दिए हैं, लेकिन इसको याद रखना कि लैक्टियल के माध्यम से क्या होती है? वसा का, है ना, एब्जॉर्प्शन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन वगैरह भी, हार्मोन वगैरह भी लैक्टियल के माध्यम से क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन होता है उसका। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? उसके अलावा और भी देखें, लैक्टियल और क्या करती है? लसिका बैक्टीरिया और बाहरी कणों का निस्पंदन करती है, मतलब बोल सकते हैं इसको फिल्टर करने का काम करेगी। मान लो बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स यहाँ पर आ गए हैं, तो उसको भी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करने का काम करेगी, छानने का काम करती है। ठीक है, लिम्फ नोड, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। लिम्फ नोड, डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फोसाइट, ये, और दूसरा क्या है? एंटीबॉडीज वगैरह का भी उत्पादन करते हैं। एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं, हम जानते हैं कि हम दो लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़े थे, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड जो आती है, उनके द्वारा बी सेल, टी सेल्स सब बनाए जाते हैं, उन्हीं का एक्टिवेशन होके रखता है कहाँ पर? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जब वो एक्टिव हो जाएगा तो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो हम जानते हैं बी सेल जो रहती है क्या बनाती है? एंटीबॉडी, और टी सेल उसकी हेल्प करती है। तो हम जानेंगे कि लिम्फ नोड जो है डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फ में ब्लड के सभी, प्लाज्मा के सभी घटक है, मतलब उसके फॉर्म्ड एलिमेंट सब, सिर्फ दो लोग नहीं रहते, डब्ल्यूबीसी भी है, सिर्फ दो लोग नहीं है। कौन लोग नहीं है? आरबीसी एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं लिम्फ में, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर लिम्फ बराबर ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ब्लड आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स। तो ब्लड से हम लोग आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स को निकाल देंगे तो क्या बन जाती है? लिम्फ बन जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लिम्फ में ना डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, ब्लड में क्या होती है? लिम्फोसाइट होती है। तो यहाँ से हम लोग देखे भी है ना, पढ़े भी कि ये लिम्फ जो है रंगहीन होती है, जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर बता भी दिया मैंने, है ना। और ये भी बताया कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर वाटर में जो भी सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील पदार्थ, प्लाज्मा के अंतर कोशिकीय स्थानों में फिल्टर किया जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। और वही बताया खनिज वितरण प्लाज्मा के समान होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर मैं लिखा हूँ खनिजों के बारे में,
वो सब प्लाज्मा में जैसे रहती है ना वैसे ही रहती है, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, हम लोग ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेजल्स, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स। तो इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्लड वेजल्स को, है ना। जब से हम लोग साइंस पढ़ना शुरू किए हैं तो साइंस में सब जगह में यही रहती है। तो हम लोग जानेंगे कि ब्लड वेजल्स के टाइप और कैसे होती है, इन सब के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग 12th क्लास पार कर चुके, फिर भी इनके बारे में पूरी अच्छी तरीके से सही से नहीं जानते। तो आज जानेंगे हम लोग, ठीक है, कि कौन कौन होती है। तो सबसे पहला जो होती है, ये होती है क्या, आर्टरी। आर्टरी का हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी। ठीक है। दूसरा नसे, नसे का मतलब क्या है, ये वेन्स होती है। दूसरा क्या होती है, वेन्स। पहला क्या है, आर्टरी, दूसरा क्या है, वेन्स, और तीसरा होती है कैपिलरीज। पहला क्या होती है, आर्टरी, दूसरा क्या होता है, वेन्स, और तीसरा क्या होते हैं, कैपिलरीज। तो देखें, धमनी और सीरा है ना, इसको वेन्स को हम लोग नसे या क्या बोलते हैं हिंदी में, सीरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, और कैपिलरीज तो है ना, इन तीनों दोनों से डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, और डायग्राम से ही ना कुछ बातें समझ सकते हैं। कैसे, ये धमनी का जो वॉल है ना, देखो सकरा है, और इसका वॉल जो है ना ये चौड़ा रहती है। धमनी का कलर देख सकते हैं हम लोग, रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक कौन से कलर के दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। इसमें ना वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसमें वॉल प्रेजेंट नहीं होते, है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आर्टरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो देखो ये आर्टरी है, इसी को हम लोग क्या किए हैं, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किए हैं, ताकि हमें अच्छे से चीज़ें याद हो जाए, और ये कैसे बनती है वो भी जानते हैं। तो पहले बात तो धमनी जो रहती है, इसके लिए एक बात याद रखना है कि ये सदैव जो धमनी होती है ना, हृदय से निकलती है और अंगों तक जाती है। ये पहला लाइन याद रखना है। ठीक है, हृदय से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी, अंगों तक जाती है, वो धमनी होती है, आर्टरी होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, वे रक्त को हृदय से अन्य ऊतकों तक पहुंचाते हैं। अन्य ऊतकों तक मतलब ऑर्गन्स के अंदर में ऊतक टिश्यू होते हैं, वहां तक लेके जाते हैं। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, मतलब फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर उनकी छोटी शाखाओं को धमनियां कहा जाता है। मतलब आर्टरी का जो छोटा छोटा और पार्ट होता है ना, उसको आर्टियोल्स बोलते हैं, आर्टियोल्स। तो देख सकते हैं हम लोग, क्या होती है कि धमनी जो है, धमनी मतलब बोल सकते हैं आर्टरी, ये क्या करती है, पहले बात तो हृदय से निकलेगी। हृदय से कहाँ से निकलेगी, हृदय से, और कहाँ पर जाएगी, अंगों तक, या बोल सकते हैं ऊतकों तक जाती है। पहला लाइन तो यही है। दूसरा क्या है, हमेशा इसमें कौन से रक्त वहन होते हैं, तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो करती है ये। बट इसका एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन होती है कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, इसमें मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ये होती है, मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। ठीक है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। जबकि ये करती क्या है, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी वाला। ठीक है, तो यही है। अब जब आर्टरी बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियोल। जैसे कि जब हम लोग नेफ्रॉन पढ़ते हैं, तो वहां पर एफरेंट आर्टरियोल पढ़ते हैं, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। तो आर्टरी ही बहुत सारे ब्रांचेस में जब डिवाइड हो जाती है, तो क्या बन जाती है, आर्टरियोल्स, या धमनियां बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके छोटी शाखाओं को। हो गया ये कोई मान लो यहाँ पर और छोटे छोटे और भी बने आर्टरियोल्स के बाद में, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है किससे, आर्टरी को वेन से। तो हम जानते हैं कि ये जो आर्टरी का जो वॉल रहता है ना, यानी कि ब्लड वेजल्स का जो वॉल है, चाहे वेन्स हो चाहे आर्टरी हो, वो दोनों तीन चीजों से मिलकर बना रहता है। देखो, एक होता है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटरना जो होती है आंतरिक लेयर होती है, दूसरा ट्यूनिका मीडिया बीच का लेयर, और तीसरा वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर की ओर की लेयर होती है। ठीक है, जिसमें से ये जो ट्यूनिका मीडिया वाला जो लेयर होता है ना, ट्यूनिका मीडिया, इसको देखो, इस ट्यूनिका मीडिया वाला जो लेयर है ना, ये थिकनेस को डिसाइड करती है, थिकनेस। और देख भी सकते हैं, यहां से डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है ट्यूनिका मीडिया,
जबकि इसमें कम चौड़ा ही दिखाई दे रहा है ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया ही क्या करती है, थिकनेस डिसाइड करती है। पूछ सकते हैं कि ब्लड वेजल्स में आर्टरी और वेन्स में से कौन सा लेयर जो रहता है उसका थिकनेस को डिसाइड करता है, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना में से तो कौन करता है, ट्यूनिका मीडिया करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं जब ये ट्यूनिका मीडिया इसमें ज्यादा है तो बताओ ये सकरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ट्यूनिका मीडिया का जो डायमीटर ज्यादा है तो ये सकरा हो जाती है, और ये सकरा नहीं होता। और वॉल जो है ना, देखो वॉल को सिर्फ और सिर्फ वेन तरफ से हम लोग है ना लेके आए हैं, इसमें वॉल वगैरह नहीं होती। तो वेन में ही क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होती है इसमें, वेन में। जबकि वी से वॉल, वी से वेन याद रख लेना। और जबकि आर्टरी में वॉल जो है ना अब्सेंट रहती, वॉल अब्सेंट रहती है, अब्सेंट। तो रीजन क्या है इसका, तो वेन्स जो रहती है ऑर्गन से, अंगों से हृदय तक लेके जब जाती है ना तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए ऑर्गन तरफ, ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। इसीलिए जैसे वो निकलती है ना ऐसे वापिस ऐसे नहीं आ सकती वो। ठीक है, इसीलिए वॉल प्रेजेंट है। जबकि आर्टरी में वॉल की क्या जरूरत, वो हृदय से, हृदय पंप है वहां से निकल के आती है आर्टरी, और कहीं पर सभी अंगों तक जाना है उसको, कहीं पर वॉल वगैरह बैक फ्लो का तो चांस ही नहीं है। अरे भाई मोटर से जब एक बार पानी निकल गया उधर की ओर में तो उधर से इधर आने का चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मोटर तो प्रेशर जनरेट करता है, जबकि उधर से बिना प्रेशर के आना है। तो ये सब बातें हैं इसीलिए। ठीक है, तो ट्यूनिका मीडिया बता दिया, यही जो है ना थिकनेस डिसाइड करती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और जानना है कि भाई कई लोग को लगता है कि ये जो आर्टरी और वेन जो रहती है इसका जो थिकनेस है ना अलग अलग, मतलब 3 लेयर की नहीं बनी होगी ऐसा लगता है। एनसीईआरटी पहला दूसरा लाइन में लिखा है कि ये आर्टरी और वेन दोनों जो रहती है ना तीनों लेयर से मिलकर बनी रहती है, तीनों लेयर, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये तीनों लेयर होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका नाम पता नहीं क्या क्या बोला है, लेकिन याद रखना ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। और थिकनेस को डिसाइड करने वाला लेयर कौन सा है, ट्यूनिका मीडिया, तो बता दिया मैंने। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं ना, यहाँ पर वही बात को बताया है। धमनियों में 3 परत होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। भीतरी परत स्क्वेमस एंडोथीलियम की बनी होती है, मध्य परत चिकनी मांसपेशियों और लोचदार फाइबर्स की बनी होती है, जबकि ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहरी परत कोलेजन फाइबर के साथ साथ रेशेदार संयोजी ऊतकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है उससे लेना देना नहीं है, अभी ये जानना है कि तीनों लेयर से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है वेन्स। ये जो है पहला तो क्या था, आर्टरी था, अब दूसरा क्या है, वेन्स के बारे में जानते हैं। तो आर्टरी तो बता दिया, अब दूसरा क्या है, वेन्स। वेन्स का मतलब नसें या सीरा भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं वेन्स में क्या रहती है, वॉल वगैरह प्रेजेंट रहती है, इसका जो थिकनेस रहता है कम रहता है, ट्यूनिका मीडिया का ये होती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये बहुत सारे वेन्यूल्स बनते हैं, यहाँ से आर्टियोल जैसे ब्रांचेस होती है ना किसकी, आर्टरी की, तो ऐसे बहुत सारे वेन्यूल्स है ना, जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं ब्लड तो यहाँ वाले पोर्शन से चालू होती है कौन, वेन्स। और देखो एक ही में जुड़ी हुई रहती है, ऐसा नहीं है कि आर्टरी अलग है वेन अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ से ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने लग जाती है वो हो जाती है क्या, वेन। तो वेन का काम क्या होता है, वेन्स को हम जानते हैं तो हमेशा ये कहाँ से शुरू होती है, अंगों से। तो अंगों से शुरू होगी और कहाँ तक लेके जाएगी इसको, हृदय तक। तो अंगों से शुरू होती है और कहाँ पर जाती है, हृदय में जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं वे रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। इनमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, फुफ्फुसी सिरा को छोड़कर। उनकी छोटी शाखाओं को सिरा कहा जाता है, मतलब वेन्यूल्स कहा जाता है, सिरिकाएं हैं वो कहा जाता है। नशे में भी मतलब वेन्स में भी 3 स्तरीय होती है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया तुलनात्मक रूप से पतला होता है। वही बात है कि नहीं है, ट्यूनिका मीडिया को याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं कि कौन सा लेयर क्या रहती है, पतला रहती है। तो ट्यूनिका मीडिया जो है क्या है, पतला रहती है। तो देखो इसका काम होता है, इसका है ना कौन, ये वेन्स जो रहती है क्या करती है, तो इसका काम होता है अंगों से रक्त को, अंगों से रक्त को कहां पर पहुंचाएगी, हृदय में पहुंचाती है। पहला लाइन तो यही है। दूसरा क्या है, यह हमेशा कौन से रक्त को वहन करती है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब विऑक्सीजनित रक्त को वहन करेगी, रक्त को क्या करेगी, वहन। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है यहाँ पर भी। तो कौन सा वाला, तो पल्मोनरी वाला। तो पल्मोनरी वेन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। तो फिर बोलोगे कि निकलता कहाँ से होगा, तो इसीलिए तो ये निकलती है लंग्स से, लंग्स से निकलेगी और जाएगी कहाँ पर, हार्ट में। ठीक है, जबकि इसके पहले जो हम लोग आर्टरी देखे थे है ना, आर्टरी
यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी देखे थे, ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है, चूंकि बात तो आर्टरी है, हार्ट से निकलती है और लंग्स में जाती है, और वहाँ पर क्या हुआ, लंग्स से निकलती है और किस में जाती है, हार्ट में जाती है। ठीक है, तो ऐसे दोनों को भी याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये क्या होती है, वेन्स, और वेन्स में वॉल प्रेजेंट होती है ना, ये बात भी याद रखना। ठीक है, अगला और याद रखते हैं, उत्तकों में धमनियां पतली दीवार वाली होती है, एकल स्तरित वाहिकाओं में विभाजित होती है, उन्हें केशिकाएं कैपिलरीज बोलते हैं, है ना, मतलब जो टिश्यू में जो धमनी होती है ना, बहुत पतली पतली शाखाएं बना देती है, और जब पतली शाखा बना देती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, एकल स्तरित वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें एकल स्तरित वाहिका, मतलब देखो यहाँ पर तो 3 स्तर है इसके, है ना, तीनों स्तर से बनी है, यहाँ पर जाते जाते एकल स्तर हो जाती है, मतलब एकदम सिंगल ब्रांचेस बन जाती है ये, उन्हें कैशिकाएं कहते हैं। वे सिराओं में एकजुट हो जाते हैं, सिराओं मतलब इवेन्यूल्स है, इवेन्यूल्स का मतलब क्या है, सिराओं। ठीक है, तो ये सब चीज होती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग कंपेरिजन करने वाला अलग से और भी बात कर सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं इधर कंपेरिजन वाला। तो यहाँ पर इधर लिखते हैं हम लोग क्या, धमनी, और इधर लिखेंगे हम लोग क्या, सीरा लिखेंगे हम लोग, धमनी और सीरा में अंतर, और बहुत सारी और भी बातें होती है ना, जो पूरा बात को एनसीईआरटी बताया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, धमनी और इधर क्या है, सीरा। ठीक है, धमनी और सीरा में अंतर लिखने के लिए बहुत आते थे पहले, है ना, छोटे छोटे क्लास में, तो है ना, फिर भी हम लोग नहीं लिख पाते थे सही से। ठीक है, तो इसलिए आज के बाद में हम लोग इसको लिखना शुरू करेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो हमारा याद हो जाना चाहिए। तो धमनी एंड सीरा में अंतर देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले बात तो धमनी जो रहती है ना, पहला क्या है, ये हृदय से निकलती है और कहाँ तक जाएगी, अंगों तक जाएगी। यहाँ पर उल्टा है, ये अंगों से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी, हृदय में जाती है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, हमेशा ऑक्सीजनित रक्त को वहन करती है, हमेशा ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, ये रक्त वहन। लेकिन इसका अपवाद है, अपवाद कौन सा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी जो रहती है ना, देखो धमनी मतलब हृदय से निकलेगी और हृदय से निकल कर वो कहाँ पर जाती है, फेफड़ों में जाती है, उसी वाले धमनी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। और यही जो रहती है, इसी में मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है, ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो। सेम कहानी इधर भी है ना, दूसरा इसमें क्या होगा, सिर्फ रिवर्स हो जाती है, ये हमेशा वी ऑक्सीजनित रक्त को वहन करती, ऑक्सीजनित रक्त वहन, रक्त को क्या करती है, रक्त को वहन करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, इसके अपवाद है, अपवाद। तो कौन सा अपवाद है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पल्मोनरी सीरा। तो पल्मोनरी सीरा जो होती है ना, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, ठीक है, इतना जान गए हम लोग। ठीक है, दोनों में अपवाद है, उसके अलावा और भी बात जाने हम लोग, तो देखते हैं और भी बात में। तीसरा, धमनी की जो दीवार होती है ना, 3 स्तर की बनी होती है, धमनी की दीवार 3 स्तर की बनी, तो 3 स्तर, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये तीनों चीज़ों से बनी है। सेम बात इसके लिए भी है, तो तीसरा लाइन यहाँ पर ये सेम है, ये भी 3 स्तरों की ही बनी हुई होती है। चौथा बात और देखेंगे कि जब धमनी में हृदय से निकलती है, हृदय से, इसीलिए हृदय से निकलती है, निकलने के कारण यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो रहता है ना, इसका प्रेशर मतलब दाब बोलेंगे, प्रेशर, ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, और यहाँ पर प्रेशर क्या रहते हैं, कम रहते हैं, कम प्रेशर क्या रहते हैं, यहाँ पर कम रहेंगे। ठीक है, इसके आगे और भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा है ना, ये चौथा नंबर है। पांचवा और देखते हैं, ये शरीर के आंतरिक भाग में होते हैं, शरीर के कहाँ पर होंगे, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग। ठीक है, या त्वचा के आंतरिक भाग में बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, त्वचा के ऊपरी भाग में, त्वचा के ऊपरी भाग,
मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो चल रही है ऐसे दिखाई भी देती है ना, तो ये त्वचा के ऊपरी भाग में है इसीलिए ये दिखाई दे रही है। उसके अलावा और भी बात करते हैं, चूंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है धमनी में, इसीलिए ये कौन सी कलर की दिखाई देती है, रेड कलर की, और इसमें ये दिखाई देते हैं कौन से कलर की, ब्लू कलर की दिखाई देती है। कौन से कलर की दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। कौन, तो सीरा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बता दिया मैंने, ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें क्या होंगे, ब्लड प्रेशर कम रहती है। ठीक है, उसके अलावा और भी देखें, वॉल, वॉल क्या होंगे, अपसेंट होंगे, जबकि इसमें वॉल क्या रहती है, वॉल प्रेजेंट रहते हैं। वॉल क्या रहते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, ये भी 7वां है। 8वां, ये जो रहती है मरने के बाद खाली हो जाती है, मरने के बाद खाली हो जाती है, मतलब आफ्टर डेथ ये क्या हो जाती है, खाली, जबकि इसमें क्या रहते हैं, मरने के बाद भी रक्त रहते हैं। मरने के बाद मतलब आफ्टर डेथ के बाद क्या रहेंगे, के बाद भी रक्त रहती है, इसमें रक्त रहती है। किसमें, तो वेन्स में रहती है। ठीक है, वॉल प्रेजेंट अपसेंट की वजह से ना, देखो यहाँ पर अपसेंट है तो यहाँ पर बैक फ्लो के कोई चांस वगैरह तो रहते नहीं है वैसे, तो बैक फ्लो को रोकना इसका मेन काम होता है। बैक फ्लो का चांस तो नहीं रहता, का चांस नहीं है, इसीलिए चांस नहीं, इसीलिए वॉल अपसेंट है। जबकि यहाँ पर क्या है, बैक फ्लो हो सकते हैं, बैक फ्लो क्योंकि प्रेशर कम रहती है तो बैक फ्लो हो सकते हैं। बैक फ्लो को रोकने के लिए, बैक फ्लो को क्या करने के लिए, रोकने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर कपाट या वॉल पे पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा, है ना, क्या क्या चीज़ हुआ। और भी बहुत सारा बात जाने जिसको हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते नहीं थे, इसको है ना, कहाँ पढ़े थे, इन सबको नहीं जानते थे, बस इतना को जानते थे थोड़ा बहुत, है ना। तो आज हम लोग जान गए पूरा बात, ये भी 3 स्तर वगैरह वाला बात भी पूरा है ना जानना है, सभी रहती है। मतलब ये जो है ना पूरा कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे इनसे ही है ना बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम। अब हम लोग देखने वाले हैं परिसंचरण के प्रकार, मतलब संचार प्रणाली के प्रकार, या बोल सकते हैं परिसंचरण। तो इसको हम लिखेंगे क्या, परिसंचरण, परिसंचरण पथ के बारे में जानने वाले, परिसंचरण पथ। तो क्या होती है परिसंचरण पथ, इसके बारे में जानते हैं। तो देखें कि देखो परिसंचरण जो होती है ना, 2 प्रकार की होती है। एक होता है ओपन सर्कुलेशन, है ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहती है ना, ये क्या होती है, 2 प्रकार की, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज। एक होता है ओपन टाइप, दूसरा क्या होता है, क्लोज टाइप। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसकी खोज के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, इसको हम लोग जाने थे, है ना, जहाँ पर ब्लड बताया था वहाँ पर भी बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज जो किया गया था, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। विलियम हार्वे ने ही परिसंचरण तंत्र के, है ना, खोज किया था, इसीलिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, बोलते हैं, है ना। जिसने, किसने खोज किया है, तो विलियम हार्वे ने क्या किया है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसने परिसंचरण पथ का खोज किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 2 टाइप के परिसंचरण होते हैं, संचार प्रणाली। तो देख सकते हैं हम लोग कैसे 2 टाइप के संचार प्रणाली होती है। तो खुला वाला जो रहता है और बंद वाला, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो देखो खुला वाले में देखें, पहले खुले वाले को देखें। यहाँ हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से होकर खुली जगहों या गुहाओं में जाता है, जिन्हें साइनस कहा जाता है, जैसे आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में। आर्थ्रोपोडा मोलास्का में हार्ट है, और उसी के द्वारा जब पंपिंग किया जाता है ब्लड को, तो ये हार्ट के द्वारा जब पंपिंग करते हैं ब्लड को, तो क्या होता है, हीमोलिम्फ इन साइनस, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस, या बोल सकते हैं ये जो स्पेस रहता है, फ्री स्पेस, खाली जगह जो होती है, वहां पर जाता है सराउंडिंग ऑर्गन्स। तो ऑर्गन के एड साइड में जो भी जगह है वहां पर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम लोग इजिली समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे, तो इससे पहले हम लोग क्लोज से इसकी तुलना करते हैं, फिर जाके हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इधर ये जो ओपन वाला है, तो देख लिया हम लोग, सीधा हार्ट से लेकर किसमें जाती है, साइनस वाली जगह में जाती है, जिसको हीमोसील भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इधर बंद वाले में देखा, यहाँ हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्रसारित होती है। यह अधिक फायदेमंद है क्योंकि द्रव के प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे एनेलिडा और कॉर्डेटा में होती है। एनेलिडा और कॉर्डेटा में बंद सर्कुलेशन, या बोल सकते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं। तो देखें इधर दोनों में क्या कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं। तो देखे जाने यहाँ कि जब भी हार्ट जो है डायरेक्टली
किसमें पंप करते हैं? हीमोसील में। हीमोसील, हीमोसील वो जगह है जो खाली रहती है, जिसको हम लोग साइनस भी बोलते हैं, साइनसस। तो हार्ट से सीधा सीधा खुली जगह में जा रही है ब्लड जो है, क्या होके? पंप होके। तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टाइप का? तो इसको बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इसको हम लोग है ना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई फील्ड है, फार्मर फील्ड मतलब खेत है, इस खेत वाली जगह में हम लोग बोर को यहाँ पर ऐसे है ना, ऐसे बोर रहता है बोर, तो बोर को चालू कर दिए, पंप जो है इसके द्वारा पानी निकल रहा है और खेतों में जा रहा है पानी, डायरेक्टली सीधा सीधा निकल के जा रहा है। ये बोर जो है पंप है। और वैसे ही हार्ट जैसे पंप रहती है, तो बोर को खुला छोड़ दिए और वो खुला जो है पानी धीरे 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 रिसते हुए जा रहा है पूरे खेत में। ठीक है, तो ये वही वाला कहानी है, ये वाला पहला वाला कौन सा, जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, उसमें बोर में जैसे पानी को सीधा छोड़ देते हैं, खेत में जाके धीरे धीरे रिसते हुए जाता है, पानी आगे बढ़ता है, वैसे ही वाला कहानी है ये। जबकि जो क्लोज वाले रहते हैं ना, देखना इधर दूसरा क्लोज वाले, तो क्लोज में क्या होगा? ये बोरवेल है मान लो, यहाँ से पानी निकाले और इधर से पंप द्वारा, इधर स्प्रिंकलर लगाए हैं हम लोग, ठीक है, स्प्रिंकलर द्वारा पानी ऐसे है ना इधर ऐसे और दूसरे जगह और जा रही है, यहाँ पर भी स्प्रिंकलर लगाए हम लोग, यहाँ पर भी पानी ऐसे जा रही है। मतलब ये पाइपलाइन के द्वारा जब पानी जाती है यहाँ पर है ना, बोर है ये है ना, ये पंप है, और इसमें देखो किस में जा रही है? पाइप के माध्यम से जा रही है। तो यहाँ पर क्लोज वाले में क्या होता है? ब्लड वेजल्स के थ्रू जब जाती है ना, क्या ब्लड वेजल्स के थ्रू क्या जाती है? पानी, या बोल सकते ब्लड है ना, ब्लड वेजल्स के थ्रू क्या जाती है? ब्लड। तो ब्लड जब जाएगी ब्लड वेजल्स के थ्रू तो क्या होंगे? प्रेशर वाला होगा कि नहीं होगा? और जिस जगह में पानी पहुंचाना वहीं पर ही पानी पहुंचेगा, तो एक करेक्ट जगह में पहुंचती है। यही कारण है कि हम लोग इसको देखो है ना, यही कारण कि इसको ये फायदेमंद होती है, क्योंकि द्रव के प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रेशर के साथ जाती है, के साथ कौन सी जगह में? सटीक जगह में, जहां पर जरूरत है, सटीक जगह में। जबकि उसमें क्या होता है? ओपन टाइप में है ना, जहां पर पानी की जरूरत नहीं है, जैसे उसके लिए वो खेत को ऐसे बराबर होना जरूरी है, खेत जब बराबर रहेंगे तभी पानी सभी जगह सही से पहुंचेंगे। और खेत यदि अप डाउन है तो एक तरफ पानी भरा रहेगा और एक तरफ है ना कम पानी पहुंच पाएंगे। जबकि इसमें क्या है, जब स्प्रिंकलर रहता है ना, तो उस जमीन ऊपर नीचे है वो सब नहीं देखता, वो देखेगा ऊपर से पानी को ऐसे फव्वारे के रूप में निकालेगा है ना। तो ये सटीक जगह में पहुंचाने के लिए साधन है। तो इसमें प्रेशर के साथ में भी जाएंगे बंद वाले में, जबकि इसमें प्रेशर कम रहती है। तो इसमें हम देख सकते हैं प्रेशर क्या रहती है? ज्यादा, और इसमें क्या रहती है? प्रेशर कम। तो इसमें बंद वाले में क्या होंगे? प्रेशर ज्यादा रहेंगे, और इसमें क्या रहेंगे? प्रेशर कम। तो इन दोनों का एग्जाम्पल भी याद रखना है ना। आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का में इस टाइप का होता है, किस टाइप का? जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं। जबकि एनेलिडा और एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में क्या होती है? तो इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं एनेलिडा और कॉर्डेटा में। ठीक है, तो कॉर्डेटा में इसके अलावा सिफेलोपोड मोलास्क में भी होता है। सिफेलोपोडा एक क्लास होती है मोलास्का की है ना, उसमें भी बंद टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं ना, मतलब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो एनसीईआरटी हालांकि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को ही दिया है, इन दोनों को ही याद रखना है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आएंगे कि निम्न में से कौन किसमें बंद प्रकार का संवाद नहीं होता करके, तो सिफेलोपोड मोलास्क को भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एनेलिडा का डायग्राम दिया है यहाँ पर। ये किसका? केचुआ का डायग्राम है, मतलब ये है ना, ये क्या है? केचुआ है, अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म में देखो दिखाया है कि हार्ट से निकल कर ब्लड जो है ऐसे पाइपलाइन के द्वारा जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ से देखो निकल रहा है, वैसे ब्लड जो है फिर से हार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो ये खुला एंड बंद प्रकार का परिसंचरण समझ आया होगा है ना। इसके आगे और देखते हैं, सभी कशेरुकियों में मांसल हृदय होता है, उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए इधर, अब हम लोग परिसंचरण पाथवे जो है ना, उसका हम लोग टाइप देखने वाले हैं कि कितने टाइप के होती है। तो परिसंचरण तंत्र के पैटर्न होते हैं अलग अलग, उसमें कैसे टाइप का होता है तो उनको हम जानेंगे। उसके अलावा हम लोग हार्ट के बारे में भी जानेंगे कि वर्टिब्रेटा का जो हार्ट रहता है वो कैसे टाइप के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे परिसंचरण के प्रकार। तो 3 प्रकार के परिसंचरण है, एवं हृदय कक्षों के बारे में भी जानेंगे, एवं हृदय कक्ष। तो परिसंचरण के प्रकार एवं हृदय कक्ष के बारे में जानते हैं। तो 3 टाइप के सर्कुलेशन है यहाँ पर,
एक होता है सिंगल सर्कुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एकल परिसंचरण, परिसंचरण। दूसरा हम लोग बोलेंगे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है ये, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और तीसरा होता है पूर्ण दोहरा परिसंचरण, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। तो ये है। तो हृदय कक्षों के बारे में बात करें तो एकल परिसंचरण में पहले बात तो एग्जाम्पल जानते हैं हम लोग, तो ये होता है कि इसमें वर्टिब्रेटा में पूरे बात करते हैं तो ये होता है फीसेस में, है ना। फीसेस में एकल परिसंचरण होती है, जबकि एम्फीबियंस जो होते हैं मतलब उभयचर एम्फीबियंस, और दूसरा कौन सा रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में क्या होती है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। और पूर्ण दोहरा की बात करते हैं तो ये होती है बर्ड्स में, एंड दूसरा किस में होती है मैमल्स में, ठीक है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में आप पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाई जाती है। फीसेस में की बात करें तो इसमें हम लोग हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो एकल यहाँ पर ना कैसे हृदय रहता है तो देखते हैं यहाँ पर, तो एक एट्रियम रहेगा और एक वेंट्रिकल्स रहेंगे। तो यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक एट्रियम है और यहाँ पर क्या है एक ही वेंट्रिकल्स होती है। इसके हृदय की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे रहती है ये, तो इसमें ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एक राइट एट्रियम रहते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम, बाकी वेंट्रिकल्स कॉमन रहती है इसमें। तो बताओ यहाँ पर एट्रियम की संख्या कितनी है 2, जबकि वेंट्रिकल की संख्या कितनी है 1। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण में इस टाइप की कहानी है, जबकि यहाँ पर है ना पूर्ण दोहरा परिसंचरण रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग दिल को ऐसे ही देखे हुए हैं, इसीलिए दिल को ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, बाकी और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा बनाने का। तो राइट एट्रियम ये है, लेफ्ट एट्रियम ये है, राइट वेंट्रिकल्स ये है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये है। तो इसमें 4 कक्षीय हृदय है। बताओ इसमें कितने कक्ष हैं, तो 2 कक्षीय हृदय है ये, 2 कक्षीय। जबकि ये वाले कितने कक्षीय है 3 कक्षीय हृदय, और ये वाले लोग कितने वाले हैं 4 कक्षीय हृदय है इसमें, 4 कक्षीय। तो इसमें भी देखे एट्रियम कितनी है 2 है, और वेंट्रिकल कितनी है ये भी 2 है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल की संख्या अलग अलग होती है इन सभी में। तो एकल परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा और पूर्ण दोहरा है ना, तीनों ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं इसका डायग्रामेटिकली हम देखें, है ना, जानने की कोशिश करते हैं कि सभी कशेरुकी में जितने भी कशेरुक है, कशेरुक का मतलब जिसमें वर्टिब्रेट्स जो हैं उन सभी में ना मस्कुलर हार्ट होती है ना, मसल्स वाला हार्ट होता है, मसल्स वाला, ठीक है। ये बात याद रखना, मस्कुलर हार्ट होती है सभी में। एनसीईआरटी भी वही लाइन लिखा है कि सभी कशेरुकियों में मांसल कक्षी हृदय होता है, लिखा है कक्षी मतलब चेम्बर्ड होते हैं, चेम्बर्ड, ठीक है, हृदय होता है। तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर बात करें हम लोग एकल परिसंचरण वाले में, एक कालिंद एक वेंट्रिकल है तो 2 कक्षीय हृदय होती है। किसमें मछलियों में कई सारे एग्जाम पूछते रहते हैं इसको, है ना, हार्ट वाले का जो चेम्बर है उसको। उभयचर है, और यहाँ पर क्या है रेप्टाइल्स भी है ना, उभयचर एंड रेप्टाइल्स, इसमें भी 3 कक्षीय होते हैं, लेकिन रेप्टाइल में एक्सेप्शन आती है मगरमच्छ वाला। तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, ये एक्सेप्शन है तो इसको ही पूछते हैं ज़्यादातर, 4 कक्षीय हृदय। हालांकि वो रेप्टाइल्स है 3 कक्षीय होना चाहिए, लेकिन 4 कक्षीय होता है। तो देखते हैं इधर उभयचर में क्या है 3 कक्षीय हृदय, मतलब 2 एट्रियम है और क्या है एक ही क्या है वेंट्रिकल। यहाँ पर भी क्या है 2 एट्रियम है और एक ही क्या है वेंट्रिकल्स है। तो यहाँ पर किसको छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर। क्रोकोडाइल जो रहती है ना, इसमें क्या रहती है 4 कक्षीय हृदय पाई जाती है, मतलब मैमल्स या बोल सकते हैं पक्षियों के समान। तो पक्षी, मगरमच्छ को देखो यहाँ पर लिखा है मगरमच्छ रेप्टाइल होती है, पक्षी और स्तनधारी, इसमें 4 कक्षीय हृदय, 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया होगा मेरे ख्याल से। तो इसका परिसंचरण पाथवे को देखते हैं हम लोग क्या होती है। तो परिसंचरण के पैटर्न जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, बता दिया मैंने, एकल और दूसरा अपूर्ण दोहरा और तीसरा क्या है दोहरा, ठीक है। फीसेस में एकल होती है, एक ही बार ऐसे सर्कुलेशन, इसमें 2 बार आते ही हार्ट में ब्लड, लेकिन जो है ना मिक्सअप हो जाती है फिर से, इसीलिए क्या है अपूर्ण दोहरा। जबकि इसमें क्या है 2 बार आती है, 2 बार अलग अलग पाथवे फॉलो करती है। देखो रेड वाले अलग फॉलो कर रही है और ये जो ब्लू वाला अलग फॉलो करता है, इसीलिए अपूर्ण दोहरा और पूर्ण दोहरा और एकल परिसंचरण को अलग अलग किया गया है। तो इसका हम लोग पैटर्न जानते हैं, देखो कैसे होती है। ये मछलियों में देखा जाता है कल परिसंचरण, सही बात है ना। उसके बाद हृदय को अशुद्ध रक्त ही मिलता है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हार्ट जो रहती है ना, हार्ट क्या करती है इम्प्योर ब्लड प्राप्त करती है, हार्ट जो रहती है क्या करती है इम्प्योर ब्लड प्राप्त करती है। तो सीरा परक हृदय प्राप्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय को गलफड़ों या गिल्स बोल सकते हैं, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है इसमें। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त में लेके जाती है, फिर शरीर के अंगों में पहुंचाती है, फिर डीऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय
में करने के लिए, पंप करने के लिए। देखो एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग इसको समझ सकते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पर ही देख सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैं हृदय बना रहा हूँ, ये हार्ट है, हार्ट, तो हार्ट यहाँ पर क्या है, गिल्स है, यहाँ पर क्या है, गिल्स है, और यहाँ पर क्या है, और ऑर्गन या बोल सकते हैं टिश्यू, और ये वाला क्या है, हार्ट। ठीक है, ये वाला जो टिश्यू है और ये हार्ट जो है, ये गिल्स यहाँ से निकलकर सबसे पहला तो जाएगा, वो किस में जाती है, टिश्यू से निकलकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से निकलकर जाएगी सबसे पहले हार्ट में। मतलब हम बोल सकते हैं इसका, है ना, एरो का निशान ऐसे बनाएंगे, तो टिश्यू से निकलकर ब्लड किस में जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में जाएगी। हार्ट में दो चेम्बर है, एक एट्रियम, दूसरा कौन सा, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल से निकलेगी ब्लड, और वेंट्रिकल से निकल कर जाएगी कहाँ पर, गिल्स में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, गिल्स में। तो वेंट्रिकल से निकल कर जाएगी कौन सा ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, कहाँ पर जा रही है, गिल्स में। और गिल्स से होता हुआ वापिस किस में आता है, टिश्यू में आती है। मतलब ये बोल सकते हैं ऐसे गया, है ना, फिर ऐसे आके यहाँ से होता हुआ ऐसे आती है। तो बताओ हार्ट में सिर्फ एक ही बार आया ब्लड, सिर्फ हार्ट में एक ही बार आया, तो एक ही बार आने की वजह से क्या होती है, एकल परिसंचरण होती है ना। कई लोग को दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पर, तो याद रखना है कि हार्ट जो रहती है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है हार्ट को ना, ये बात याद रखना। और हार्ट जब पंपिंग करती है तो पंप करने के बाद वो गिल्स में जाती है, गिल्स में जाने के बाद में इधर जो ब्लड आती है वो ऑक्सीजनेटेड होती है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ब्लड फीसेस में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो गिल्स क्या करती है, ऑक्सीजन मिला देती है ब्लड में। तो एकल परिसंचरण है, सिर्फ एक ही बार हार्ट में आती है वो। ठीक है, और इसमें देखना है चाहो तो देख सकते हैं, वही बात लिखा है। ठीक है, इसके आगे और देखें, अपूर्ण दोहरा में क्या होगा, यह उभयचरों, है ना, सरीसृप में होती है, बाएं अलिंद को गलफड़ो या फेफड़ो, है ना। तो इसको हम लोग बना देख सकते हैं कैसे होती है ये। अपूर्ण दोहरा वाले को देखें, एकल परिसंचरण को बता दिया, अपूर्ण दोहरा को देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये टोटल, है ना, क्या है, वेंट्रिकल्स है। यहाँ पर क्या रहते हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब या बोल सकते हैं टिश्यू है। तो टिश्यू में तो लगातार सेलुलर रेस्पिरेशन चलते रहते हैं, चूंकि कॉर्डेटा है ना, हायर एनिमल्स है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे जाती है, तो ऑर्गन जब भी यहाँ से निकलती है तो किसके द्वारा जाती है, वेन्स द्वारा। तो ये देखो कहाँ पर जा रही है, तो वेन्स हमेशा किसको लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको लेके जाने का काम का किसका रहता है ना, किसका, तो वेन्स का रहता है। ठीक है, तो वेन्स जाती है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से होता हुआ कहाँ पर निकलेगा ये, वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल से होता हुआ ये निकलेगा कहाँ पर, जो कि लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, चूंकि हम जानते हैं सभी में, है ना, जो फिशेस के बाद में एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविज में सब लंग्स के द्वारा इधर की ओर पूरे क्या होते हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन यहीं पर, है ना, क्या होती है, आती है लंग्स में। तो लंग्स से होता हुआ फिर से ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ इसमें आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ, है ना, निकलेगा ब्लड जो है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड जो है ना फ्लो होती है, मिक्स्ड ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जो रहते हैं चूंकि प्रेशर जनरेट करती है हार्ट, इसीलिए जो है अपने अपने जगह में चले जाते हैं, है ना। ठीक है, ये ऐसे आती है, ये पूरा इसका पाथवे है, ये ऐसा, फिर उसके बाद ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, है ना, फिर यहाँ से होता हुआ ऐसे। ठीक है, तो देखें ये सब चीज जान गए हम लोग। तो यहाँ से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जो राइट एट्रियम होती है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है इसको, डीऑक्सीजनेटेड, यही बात एनसीईआरटी लिखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है किसको, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बाकी वेंट्रिकल्स की बात करेंगे ना हम लोग, तो इसमें मिक्स्ड ब्लड होते हैं, सीधी सी बात है। और मिक्स्ड होंगे तो इधर भी मिक्सिंग वाला ही ब्लड आएगा, मिक्स्ड ब्लड। और मिक्स्ड ब्लड आ गया तो इसमें से ऑक्सीजन को ये ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा तो फिर बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बचे रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इधर चला जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर चले जाएंगे। तो देखो हार्ट से निकल रही है ये, तो हार्ट से निकलती है तो कौन कौन होती है, आर्टरी होती है, ये आर्टरी होती है, तो आर्टरी में मिक्स्ड ब्लड होती है। और यहाँ से भी हार्ट से निकलती है, तो ये भी क्या है, आर्टरी है। हालांकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहे हैं, तो ऐसे अपूर्ण दोहरा होती है, मतलब दो बार तो आती है हार्ट में, लेकिन दोनों एक ही चेंबर में कॉमन हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड फ्लो होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, अपूर्ण दोहरा। ठीक है, एग्जाम्पल किसमें, तो एम्फीबियंस,
ठीक है, जैसे कि कौन आती है एम्फीबियन में, फ्रॉग, मेढक, और दूसरा किस में, दूसरा रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में कौन आते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आते हैं, सांप वगैरह सब आती है इसमें, ठीक है ना। क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ में पूर्ण दोहरा होता है, पूर्ण दोहरा, क्योंकि 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं उसमें, क्योंकि 4 कक्षीय हृदय। तो क्वेश्चन दे सकते हैं AR वाले कि मगरमच्छ में पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि उसका हार्ट का चैम्बर 3 होता है इसलिए, तो गलत हो जाएगा, वो 4 होता है इसलिए होती है उसमें। समझ आया कि नहीं आया, 4 कक्षीय हृदय है इसीलिए क्या होती है, पूर्ण दोहरा। वही पता है ना, अलग अलग चैम्बर है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, दोहरा परिसंचरण के बारे में जानते हैं हम लोग। पूर्ण दोहरा परिसंचरण कैसे होती है इनके बारे में तो थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं। ये पक्षियों और स्तनधारियों में देखा जाता है। दाया अलिन है ना, ये सब जो बात है इसको हम लोग हिंदी पढ़ने से अच्छा है इसको हमारा इंग्लिश पढ़ के देखते हैं इसमें क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर है ना 4 चैम्बर हार्ट बनाते हैं, यहाँ पर क्या होता है फिर देखें। ये जो है ना दिल है, ये क्या है, दिल, दिल तो पागल रहता है ना, ऐसा बोलते हैं लेकिन नहीं रहता भैया दिल पागल। यहाँ पर राइट एट्रियम, आदमी लोग पागल हैं, ठीक है, यहाँ दिल पागल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम होती है ये। और यहाँ पर रहती है राइट वेंट्रिकल्स, और यहाँ पर रहते हैं क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है। अब देखे यहाँ पर ना ट्राइकस्पिड वॉल रहते हैं, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल लगी हुई रहती है, ठीक है। तो पूर्ण हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी जानेंगे, लेकिन अभी सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलेटरी पाथवे में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इधर टिश्यू है, और टिश्यू जो रहती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड रहता है वो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से निकलती है यहाँ पर जाएगी कहाँ पर, लंग्स में, और लंग्स से होता हुआ हो जाएगी कहाँ पर, वो जाएगी फिर से हार्ट में। तो देखो हार्ट के पास में फिर से आ गई, फिर हार्ट से यहाँ से निकलेगी और जाएगी कहाँ पर, टिश्यूओं में जाती है। तो कुल मिलाकर पाथवे ऐसे फॉलो होते हैं। तो देखें कि जब भी हार्ट से निकलती है ना, तो हार्ट से जो भी निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और इधर हम लोग इधर भी हार्ट से निकल रही तो ये भी क्या है, आर्टरी है। क्योंकि ये सिस्टेमिक अंगों तक जाती है इसलिए इसको सिस्टेमिक आर्टरी बोलते हैं, जबकि ये जाती है लंग्स में इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी, ये तो आर्टरी की कहानी हो गई। अब उसके बाद में टिश्यू से जो निकला हुआ होगा वो कौन होगा, वेन होगा, क्योंकि सिस्टेमिक जगह से मतलब शरीर वाली जगह से निकलती है इसलिए हो जाती है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक वेन हो जाती है। और ये वाला जो है लंग से निकलती है, चूंकि ऑर्गन है ये भी, तो ये जो है ये वेन है, ऑर्गन से निकलती है वेन, क्योंकि लंग्स है तो लंग्स के लिए अलग ही वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, और इसमें हम लोग पार्शियल प्रेशर के बारे में उसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके थे। क्योंकि 2 बार आती है, 2 अलग अलग चेंबर में आती है ब्लड, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अपूर्ण, इसको बोलते हैं पूर्ण दोहरा। तो इसका हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे चलती है ये, है ना, फिर उसके बाद ऐसे चलेगी, ऐसे चलती है ये, ठीक है। तो 2 बार 2 है ना, हार्ट में 2 बार आ रही है क्या, ब्लड, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। और कौन से लोग कौन से चेंबर में जाती है वो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, सिस्टेमिक वाला जो है ना, किस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आरए में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टेमिक आर्टरी जो है वो एल्विस से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। यही कारण कि परिसंचरण पथ 2 फॉलो करता है, जिसको मैं एक बार बताया था वहां पर, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन, और दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलेंगे, तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है और ये टिश्यू या ऑर्गन तक जाती है, और उसके बाद राइट एट्रियम तक जो जाती है, हाँ अच्छा पल्मोनरी वाला है, पल्मोनरी वाला जो रहता है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है और कहाँ पर जाएगी, लंग्स में जाएगी, और लंग्स से होता हुआ जाएगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये इसको पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि कई लोग को समझ नहीं आता। यही देखो यहाँ से निकला हुआ है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, और लंग्स में जा रही है, और लंग्स से होता हुआ हृदय, हृदय के ऐसे क्रॉस है, क्रॉस ऐसे ये, और ये वाला ऐसे, ठीक है। यदि कंफ्यूजन होगा तो क्रॉस कर लेना है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर लंग्स, लंग्स से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। तो लेफ्ट एट्रियम बता दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन है इतना ही, यहाँ से निकलेगी और यहाँ तक। जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, यहाँ से निकलेगी कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी और कहाँ पर जाएगी, टिश्यू में, और टिश्यू से होता हुआ जाएगी कहाँ पर, राइट एट्रियम में जाएगी।
तो यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर ऐसे होता हुआ यहाँ पड़ जाएगी, तो इसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए, और इसको पूछते भी हैं तो देखना है इसको। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं। इसके आगे वाली क्लास जो है ना, इसके आगे जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका नोट्स यदि चाहिए तो हम लोग यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। नीट जून KWD क्लासेस को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।